हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक होगा कैश फ्लो हेज, जो कि आता है इंड एस 109 में। मैं आपको यहाँ पर कोई कैश फ्लो हेज का मीनिंग नहीं बताने जा रहा हूँ। मीनिंग आप पढ़ लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो आपको फ्लो समझा दूंगा कि जब आप कैश फ्लो हेज करोगे तो ये सारे अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए। तो कैश फ्लो हेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक हेज आइटम एंड एक हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम क्या होता है? जिसके वजह से मैं मेरा रिस्क आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने कोई लोन लिया है, फॉरेन लोन समझो, उसका इंटरेस्ट पेमेंट मुझे पे करना है 4 महीने के बाद। 4 मंथ के बाद मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। जैसा आज 1 जैन है, तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट जो है 30 अप्रैल में करना है, ये मान के चलो, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट 1 लाख पे करना है। अब ये कैश फ्लो होने वाला है मेरा फ्यूचर में। अब ये फ्यूचर में कैश फ्लो जब होगा तो मेरा एक रिस्क आ रहा है, ये डॉलर में पेमेंट से। तो करेंसी का रेट जो है बढ़ते रहता है, कम होते रहता है, चलते रहता है। फ्लक्चुएशन तो करेंसी रेट में होते रहता है हमेशा। बट मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर कल को रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो मुझे लॉस हो जाएगा इसमें। तो वो लॉस से बचना है मुझे। यहाँ पर एक फ्यूचर का जो पेमेंट है उस पर रिस्क जुड़ा हुआ है। जब रिस्क बात आता है तो याद रखना वहीं पे हेजिंग आता है। अब हेजिंग का काम क्या बनता है कि वो रिस्क को मिटिगेट करे। मतलब जो 1 लाख का जो पेमेंट करने वाले हो फ्यूचर में 4 महीने के बाद, उसका जो करेंसी है, जो भी रेट होगा फ्यूचर में, कम हो या ज़्यादा हो, उसको एक फिक्स कर दे वो। तो आज मुझे डर नहीं लगेगा कि आगे जाके मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़े। तो इसीलिए वहां पे एक आता है हेज इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, हेज आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट इनवर्स होते हैं। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घटेगा। इनवर्स रिलेशन होता है। हमेशा एक में गेन होगा तो दूसरे में लॉस होगा। हम हमेशा इंस्ट्रूमेंट वही खरीदते हैं जो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट दे। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट का डर है कि आगे जाके पेमेंट में लॉस ना हो जाए, तो मैं उसका फॉरवर्ड ले रहा हूँ। मतलब फॉरवर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, हेज इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड ले रहा हूँ कि कल अगर करेंसी बढ़ेगा तो हेज इंस्ट्रूमेंट में मुझे गेन होना चाहिए, अगर करेंसी गिरेगा तो हेज इंस्ट्रूमेंट में लॉस होगा। तो सेम ऑपोजिट हेज आइटम में ऑपोजिट होगा उसका। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान के चलो मैंने 1 अप्रैल का एक फॉरवर्ड ले लिया। ये देखो, फॉरवर्ड का डिटेल्स दिया है मैंने आपको। फॉरवर्ड $1 का फॉरवर्ड कितना है, 83.90। जहाँ की स्पॉट रेट जो चल रहा है मार्केट में, जो रेट चल रहा है करेंसी का, वो 83 है। तो आप बोलोगे सर 83.9 क्यों दे रहे हो फॉरवर्ड में? भाई अगर आप रिस्क से बचना चाहते हो, फॉरवर्ड आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा। क्या करेगा? प्रीमियम चार्ज करेगा। प्रीमियम यहाँ पर कितने का है? प्रीमियम है 90 पैसे का प्रीमियम है। मतलब बैंक क्या कर रही है, वो भी तो रिस्क ले रही है आपके साथ। तो वो 90,000 आपसे ज्यादा चार्ज कर रही है फॉरवर्ड लेने के लिए। तो ठीक है, हम 90,000 ज्यादा दे दिए। तो उसके बाद क्या? उसके बाद आपका रिस्क फिक्स हो जाएगा। आपका 90,000 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है। मतलब 83 तो पे करोगे आप, प्लस 90 आपने बैंक को दे दिया। इसके अलावा अगर करेंसी ऊपर चले जाती है, कितना भी चले जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल में दिया 84.6 चला गया, 85.5 चला गया, स्टिल आपने हेज करके रखा है, इसीलिए उसका आप पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप बोलो कि कैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देंगे, वो यही सीख रहे हैं अपन। चले एक एक करके हम समझते हैं। तो जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाके एक थैंक्स लिख देना। आपके एक थैंक्स से आगे ऐसे कई सारे वीडियोस में मोटिवेट होके बनाता रहूँगा और अपलोड करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके एक थैंक्स तो लिख देना अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो चलो जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हेज आइटम एंड दूसरा हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम आपको पता ही है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होने वाला है वो मेरा हेज आइटम है, एंड हेज इंस्ट्रूमेंट वो है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैंने 4 मंथ्स का।
ठीक है। तो हेज आइटम पे अगर ये ट्रांजेक्शन डेट है और ये जब एंट्रीज करूंगा मैं जनरल एंट्रीज में, साइड में जो है ये पार्ट देखोगे आप, मैंने लेजर क्रिएट करके रखा है इंटरेस्ट पेबल का, कैश फ्लो, हेज रिजर्व्स का एंड डेरिवेटिव फॉरवर्ड का। अब ये तीन मेन लेजर्स है, तो इसको मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर जो भी एंट्रीज करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर लिंक लगा के रखा है, मैं इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। तो ये जैसे ही अपने सारे एंट्रीज हो जाएंगे ये खुद ब खुद ये सारे लेजर्स क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एक डिफरेंस का भी लाइन लगा के रखेंगे अपन, दिस माइनस दिस, डिफरेंस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, सॉरी। तो ठीक है, चलो हम एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला एंट्री है फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन डेट है, जहां पर हमने इंटरेस्ट पेएबल, मुझे पता चला है मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अब ये चार्ज करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट जब चार्ज करूंगा तो मेरे एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा, तो लाइबिलिटी, तो क्रेडिट में इंटरेस्ट पेएबल और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस। आज अगर मेरे को पे करना होता तो डायरेक्टली इंटरेस्ट टू कैश करता, बट मैं आज नहीं पे करूंगा, उसको 4 महीने के बाद पे करने वाला हूँ। मेरे को क्रेडिट पीरियड मिला है या फिर इंस्टॉलमेंट डेट आगे आ रहा है। तो ये बना मेरा फर्स्ट एंट्री। तो एंट्री में सिंपल चीज है, 1 लाख इंटू 83, क्योंकि स्पॉट रेट आज अगर मेरे पास फॉरवर्ड नहीं होता तो नॉर्मली मैं 83 पे बुक करता ही। तो आज नॉर्मल फॉरवर्ड है मेरे पास, बट मैं जो मेरा हेज आइटम है उसको तो नॉर्मल ट्रीटमेंट दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इंटू किया है 83 इंटू 1 लाख। तो ये तो देखिए यहाँ पर एंट्री पड़ चुका है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। तो इंटरेस्ट पेबल में लाइबिलिटी खड़ा हो चुका है और इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा। यहाँ पर लेजर नहीं बना रहा हूँ मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको ये डेबिट में चला गया प्रॉफिट एंड लॉस के। सेम ट्रांजैक्शन डेट पे जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी, याद रखना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया 83.9 का। तो जब भी हेज इंस्ट्रूमेंट का बुकिंग होता है वहां पर हम कहीं पर भी उसका एंट्री नहीं करते, इसका डायरेक्टली एंट्री होगा रिपोर्टिंग डेट पे जब मोमेंट आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। सेकंड जब मैं रिपोर्टिंग डेट पर जाऊंगा तो याद रखना ये मेरा हेज आइटम है, मॉनिटरी आइटम है ये, इसका रिपोर्टिंग डेट पर हमें रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसको मार्केट रेट्स पर लाना पड़ेगा। तो इंड एस 21 जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज जो अपने को बात करता है कि अगर कोई भी मॉनिटरी आइटम पे फेयर वैल्यू करना है, उसे करंट मार्केट पे लेके आना है, तो उसका करंट रेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, गेन और लॉस बुक करके आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलो हम इंडिया 21 को भी नाराज नहीं करते, हम बुक करते हैं। अब लॉस कितना बुक होगा सर, देखो 84 का चल रहा है आज का रिपोर्टिंग डेट पे और 83 में हमने बाई किया था, मतलब पेमेंट करना था। तो 1.6 का जो है मेरे को लॉस हो रहा है, फिलहाल पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो 1.60 मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी को बढ़ा दूंगा आज के डेट पे, 1.60 को लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा आज के डेट पे। एंड ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल बढ़ जाएगा। तो 83 के जगह अब क्या हो गया, 1,60,000 मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए हेज आइटम नहीं है तो मुझे ये ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बट याद रखना हेज आइटम है मेरे पास, हेज आइटम का हेज इंस्ट्रूमेंट मैंने करके रखा है। तो हेज इंस्ट्रूमेंट करके रखा है तो हेजिंग क्या कहता है, कैश फ्लो हेज, कि ये जो लॉस हुआ है आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक रिजर्व में लेके जाना पड़ेगा। वो रिजर्व है कैश फ्लो हेज रिजर्व, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ उसे ओसीआई में लेके जा रहा हूँ और फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो इंड एस 21 ने बुक किया था उसे रिवर्स कर रहा हूँ। तो ये देखोगे रिवर्स हो चुका है एंट्री, और उसके जगह पे ये जो लॉस है वो कहाँ पर चला गया है, ओसीआई में। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे हेजिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या बोलता है, जो लॉस तुमको हो रहा है पेमेंट रेट्स बदलने के वजह से, स्पॉट रेट बदलने से, वो आगे जाके हमको हेज करना है, वो लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस हमारा कितना होगा, 90,000। ये जो हमने ऑलरेडी क्या किया है, बैंक को पे कर दिया ये अमाउंट, यही अपना क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इतना ही बुक होना चाहिए, इससे ज्यादा बुक नहीं हो सकता है। हेज इसीलिए तो कर रहे हैं हम, राइट। अब वही रिपोर्टिंग डेट पे हेज इंस्ट्रूमेंट का क्या बनेगा, भाई मैंने क्या बोला, जब स्टार्ट में बुक नहीं होगा बट रिपोर्टिंग डेट पे फिर से क्या किया जाएगा, जो हमने हेज आइटम हेज इंस्ट्रूमेंट लिया है, जैसा फॉरवर्ड लिया है उसका रेट 83.9 से लिया था, बट वो 84 हो गया, 84.3। देखो कोई एसेट तुमने खरीदा है जिसका वैल्यू जो है आगे जाके तुमको 84.3 मिलने वाला है,
ऑब्वियसली ये इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पर अगर मुझे लॉस होता है हेज आइटम में तो यहाँ पर गेन होगा वही चीज का। तो फॉरवर्ड क्या हो गया अभी, बढ़ चुका है, और इससे मेरे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है यहाँ पर। तो 0.4 का गेन हो रहा है, और जो कि है 1 लाख का पेमेंट। तो ये बना 40,000, ये 40,000 मेरे लिए क्या रहेगा, गेन रहेगा। अब गेन रहेगा तो ये फॉरवर्ड का क्या होगा, फिर से इसका डेरिवेटिव एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एसेट तो कोई क्रिएट किया ही नहीं था ओपनिंग में, जब कर रहा था मैं। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 से मेरा एसेट क्रिएट हो जाएगा। वही 40 देखो यहाँ पर डेरिवेटिव फॉरवर्ड एसेट क्रिएट हो चुका है। और जो उसका सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, ओसीआई। देखो सिंपल चीज है, कैश फ्लो रिजर्व में एक रिजर्व क्रिएट करते टेम्पररी, CFHR ओसीआई रिजर्व, जहां पर हम पूरा ट्रांजेक्शन क्लोज होने तक वहीं पर सब बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। एट द एंड ये खुद ब खुद टैली हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। थर्ड सर, उसके बाद में क्या एंट्री मार रहे हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज प्रीमियम टू CFR CFHR। सर इसका मतलब ये 90,000 को भी तो बुक करना है मेरे को। यहाँ पर मैंने 160 को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा रहा है अभी, आज के डेट में 90,000, अगर मैंने मार्च चल रहा है, ये मार्च चल रहा है, मतलब मैं अगर इसका अमोर्टाइजेशन टेबल देखूं, ये 90,000 को ओवर द पीरियड मेरे को क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जैन चला गया, फेब चला गया, मार्च, तो 6750 का क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 90,000 तो दे दिया है सामने वालों को। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 67,500 का क्या कर रहा हूँ, लॉस बुक कर रहा हूँ। और ये भी लॉस को किधर, ओसीआई में ट्रांसफर कर रहा हूँ फिलहाल। ओसीआई मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ओसीआई से एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट एंड ओसीआई। सर ये क्यों कर रहा है बार बार, CHFR क्यों आ रहा है मेरा ओसीआई, वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट के पेमेंट डेट आया, अब पेमेंट डेट के टाइम पे फिर से मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट का लाइबिलिटी चेक करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे अभी क्या हो गया है, पेमेंट का रेट कितना हो चुका है, 85 पॉइंट कितना बन चुका है, 5 बन चुका है। 85.5 माइनस 84, तो 9 से और लॉस बढ़ चुका है मेरा, लॉस बढ़ चुका है। बट 90,000 से क्या हो गया, लॉस बढ़ चुका है। तो ये 90,000 यहाँ पर आ गया। बट मैं सिक्योर हूँ, क्योंकि मेरे पास हेज इंस्ट्रूमेंट पड़ा है। यहाँ पर लॉस हुआ होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर गेन हुआ होगा उसके जगह पे। तो यही लॉस को मैं फिर से क्या करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को ओसीआई में ट्रांसफर कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई भी हिट नहीं लूंगा यहाँ पर मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हिट नहीं लिया। हाँ चलो, यहाँ लॉस हुआ है तो चलो गेन भी तो हुआ होगा। हाँ सर हुआ है ना गेन, क्यों नहीं हुआ है। देखो मेरा फॉरवर्ड आज का रेट 85.5 है, और फॉरवर्ड कितना है, 84.3, मतलब 1.2 का गेन भी तो हुआ है मुझे यहाँ पर। तो वो गेन भी तो बुक करना पड़ेगा 1,20,000 का। तो वही 1,20,000 का गेन यहाँ पर क्या किया मैंने, बुक कर दिया। ये बना गेन एंड ये बना लॉस। लॉस को रिवर्स करके मैंने डाल दिया ओसीआई रिजर्व्स में। यहाँ पर भी मैं जो गेन हुआ, जो डेरिवेटिव एसेट जो यहाँ पर एसेट हुआ था क्रिएट, यहाँ पर भी फिर से एसेट क्रिएट हुआ। ये हो सकता है लाइबिलिटी, यहाँ पर गेन आया तो ये लाइबिलिटी भी हो सकता है। तो 120 ये बन गया लाइबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ में आया, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, कुछ नहीं है। और ये भी देख लो भाई, क्योंकि 60 ये 90,000 को लॉस को बुक करना है ना मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें 67,500 ऑलरेडी बुक हो चुका है यहाँ तक। ये 3 हो चुका है, ये भी तो बुक करना है क्योंकि क्लोज हो रहा है अभी ये। तो क्लोज ओवर द पीरियड में ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया 90,000। अब मेरा कोई इश्यू नहीं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जितना हिट होना था हो गया। यहाँ पर एसेट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी डेरिवेटिव का। आगे बढ़ते, आगे लास्ट पेमेंट डेट आ रहा है। अब पेमेंट डेट पे इतना याद रखो सर, रेट जो आज चल रहा है कितना चल रहा है, 85.5 चल रहा है। तो इतने का पेमेंट करूं क्या अभी मैं, नहीं भाई, मैं इतने का पेमेंट करना होता तो मैं हेज इंस्ट्रूमेंट क्यों लेता, मैं सिर्फ करूंगा 83.9 का ही पेमेंट करूंगा, इससे ज्यादा मेरे से पेमेंट होगा भी नहीं। राइट, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, इतने का ही पेमेंट कर सकता हूँ, ये बाकी का मैं हेज करके रखा हूँ। तो फिर बचा हुआ किधर चला जाएगा सर, सिंपल है, वो देख लेंगे आप ही। तो बैंक से मैं पेमेंट कितना करूंगा, 83.90। तो सर इसके बाद में ये जो इसका क्या करें अभी, इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितना होता है वो देखो। देखो इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट ऐड किया मैंने, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट लाइबिलिटी है भी ऐड कर दिया, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, सारे ऐड कर दिए। देखो डेरिवेटिव कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000। हाँ भाई एसेट तो उतना ही क्रिएट हुआ था ना, ध्यान दो इधर,
दिस प्लस दिस एसेट क्रिएट हुआ था। देखो यहाँ पे सारे एंट्रीज हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल। सर आप बोलोगे सर इसका फॉरवर्ड रेट क्यों नहीं लिया आप? अरे भाई मैंने लिया ही 4 महीने का था, ये यहाँ पे जब लिया था वो 4 महीने का था, वो फॉरवर्ड रेट 3 महीने के बाद 1 महीने का रेट बचा वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका होगा ना, क्लोज हो चुका होगा, इसका रेट थोड़ी ना होगा कभी, ठीक है। तो इसलिए इसका कंपैरिजन किससे हुआ? स्पॉट रेट से हुआ। अब यहाँ पर देखो मैंने सारे लिंक्स लगा के रखे, आराम से बैठ के इसको अच्छे से देखना। इंटरेस्ट पेबल टैली है अपना, कोई डिफरेंस नहीं। कैश फ्लो रिजर्व भी टैली हो चुका है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। और ये डेरिवेटिव एसेट्स भी क्लोज हो चुका है, अभी इसमें कोई बैलेंस बचा नहीं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है सर, एक एक ऐसा रिजर्व है ओसीआई रिजर्व, कैश फ्लो रिजर्व, जो सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, एक जगह लाता है। और एट द एंड आपको कितना पेमेंट करना होता है? सिर्फ उतना ही जो आपने पहले से हेज इंस्ट्रूमेंट लेते वक्त वादा किया है, फॉरवर्ड हेज या कोई भी हेज आप करते हो उस बेसिस पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो यार प्लीज एक थैंक्स तो बनता है मेरे लिए। और बहुत लोग अब मेरे कमेंट सेक्शन में थैंक्स के बदले बोल देंगे सर ये पीडीएफ, ये एक्सेल चाहिए। तो डोंट वरी, मेरे टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक, वहां से आप ये एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तब तक के लिए धन्यवाद।